ओवरऑल अगर हम लोग देखें 40 इंटरनेशनल स्कीम्स हैं सर। अब मैं देख रहा था उनमें से 19 जो है अभी फिर से, क्योंकि पहले हुआ था कि स्कीम्स बंद हो गई थी, फिर कुछ खुली फिर वापस बंद हो गई सर। अब कुछ हमारे साथी भी थे जो वो सवाल वो इसी उन्हीं के सवाल में उठा रहा हूँ सर, क्योंकि आसपास जो चीज़ें देखता हूँ तो उन्हीं से सवाल जो है वो बनता है सर। तो वो यही जानना चाह रहे हैं कि सर भाई इन्वेस्टमेंट करना है कैसे करें। उनको लग रहा है भाई ताइवान का मार्केट बहुत टूट गया है, अब जो है मौका आ गया है वापस री इन्वेस्टमेंट का। मोतीलाल ओसवाल की तरफ देखते हैं वो, लेकिन वहाँ पे जो कुछ स्कीम्स बंद हैं, कुछ और स्कीम्स बंद हैं। हम सब जानते हैं 2022 से शायद ये है चीज़ें, जो नियम है उसके हिसाब से बदलाव कब आएगा वो हम लोग देखेंगे यहाँ से कि कब आएगा। लेकिन सर आपका क्या मानना है, क्या अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी इस तरीके से, या फिर कैसे इस तरफ बढ़ना चाहिए यहाँ पर, और अभी क्या इंटरनेशनल मार्केट में मौका है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो क्योंकि लिमिट अभी बंद है तो थ्रू म्यूचुअल फंड तो निवेश नहीं पॉसिबल है। सो ओनली ऑप्शन विच इज़ लेफ्ट इज़ कि आप डायरेक्ट, जो अभी आजकल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं इंडिया में, जहाँ से आप जो है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में डायरेक्टली खुद से स्टॉक्स ले सकते हैं। बट ये इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल मार्केट कोई ईजी गेम नहीं है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और उसकी नॉलेज और उस यूनिवर्स को समझना ज़रूरी है। तो केवल इसलिए कि मुझे इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है, आप एक्सपोजर ले लें तो वो सही सलाह नहीं होगी। दूसरा, जिस तरीके से यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई है, काफ़ी ज़्यादा पीक्ड आउट हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का। सही मौके मिलते हैं हर्ष भाई। देखिए, कई बार होता है आपकी पेशेंस टेस्ट होती है कि 2 साल 2.5 साल तक हो सकता है यूएस मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, तो ये बोल दे कि देखिए मौका था बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या लिमिट नहीं खुली थी तो नहीं कर पाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी वो पेशेंस आपको पे कर दे कि आने वाले 2-2.5 साल 3 साल या 2 साल 1.5 साल, कहना मुश्किल है, पर जब भी कभी मान लीजिए यूएस मार्केट करेक्ट होती है और उस समय लिमिट भी अगर खुली होगी, दैट इज द टाइम जब आप अपना पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल या ओवरसीज इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। नो, पॉइंट नंबर 2 कि हमें वो ताइवान में करना चाहिए या जापानीज मार्केट में करना चाहिए, यूरोपियन में करना चाहिए। तो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में मुझे लगता है कि 2 मार्केट ज़्यादा रेलिवेंट है, एक यूएस और एक चाइना। ऑल्दो चाइना का भी अगर आप देखेंगे तो जो थोड़ा इकोसिस्टम है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में अगर आपको करना है तो यूएस मार्केट में ही करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आप वर्ल्ड का एक तो पूरा डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड मार्केट को यूएस मार्केट्स, और दूसरा इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कोई भी नई चीज़ आती है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहीं ना कहीं पिछले कितने सालों से अगर आप देखें यूएस लेता आया है, चाहे वो एआई से जुड़ा हो, चाहे वो डिफेंस से जुड़ा हो। क्योंकि आज हम डिफेंस की बात कर रहे हैं इंडिया में, बट यूएस में ये जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या डिफेंस का जो बाजार है वो काफ़ी सालों से उनका इवॉल्व हो रखा है। तो इसलिए वो उस सेंस से आप देखें तो यूएस मार्केट मोर सेंस। और तीसरा, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें, रुपी जो है वो यूएस के डॉलर के सामने में डेप्रिशिएट होता है 3.5-4% जो डेप्रिसिएशन है। तो यूएस में आपको उसका भी एक एडवांटेज मिल जाता है कि अगर ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो आपको वो 3.5-4% का जो आईएनआर डेप्रिसिएशन होगा वो उसका एडवांटेज मिल जाएगा बाय इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट्स। सर इसी के अंदर एक छोटा सा सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपने सीधा सा डायरेक्टली बताया कि भैया आपको लग रहा है अमेरिका के बाज़ार में निवेश करना चाहिए। अब सर क्या हम लोग इंडेक्स फंड के लिए डायरेक्ट ग्रोथ जो प्लान्स होते हैं वहाँ पर जाएँ, या फिर ETF के थ्रू मैं करें, क्योंकि NASDAQ 100 ETFs हैं सर, या फिर इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं S&P 500 जो है बेसिकली जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर भी निवेशक जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं सर। देखिए, अगर आप इंडेक्स फंड लेते हैं तो ब्रॉडर मार्केट्स में आपको एक्सपोजर मिल जाता है। और जैसे आप मान लीजिए कि मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100, कोटक NASDAQ 100 या मिरे का फैंग प्लस यूएस अपॉर्चुनिटी फंड, जो मतलब यूएस इक्विटीज फंड। तो इस तरीके से जो फंड्स हैं, जो फंड मैनेजर्स एक फॉर्मल तरीके से आप कह सकते हैं और मोर इन्फॉर्म तरीके से यूएस मार्केट में एक्सपोजर लेते हैं, तो उसमें 2 तरीका है। एक होता है कि आप वो खुद से प्लेटफॉर्म क्रिएट करके और फिर वो खुद से स्टॉक पिकिंग करते हैं। एक होता है कि वो फीडर फंड के रूट से जाते हैं और एक बड़े फंड में निवेश कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन आपसे कोई निवेश लेता है तो हो सकता है वो अपना फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो यूएस में कोई फंड चल रहा हो वो उसमें निवेश कर दें, विच इज़ लाइक फंड ऑफ फंड, जिसको हम रूट बोलते हैं। बट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से बेहतर है मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड रूट से चले जाना चाहिए। और अगर आप इंडेक्स में या NASDAQ 100 में ले रहे हैं तो आपका क्या है, बास्केट एक बड़ा है, एक आपको ब्रॉडर एक्सपोजर मिल जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, तो चलिए देखिए सर ने पूरी ब्रॉडर मार्केट, ग्लोबल मार्केट को हमें घुमा दिया यहाँ पर बैठे बैठे, जानकारी दे दी क्लैरिटी के साथ। संजीव कुमार रांची जी से जो है उनका एक सवाल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और अगर आप उनके सवाल को देखेंगे यहाँ पर तो कह रहे हैं कि मेरी 29,000 रुपये महीने की 5 सिप चल रही हैं, 20 साल तक निवेश करूँगा। मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए तो हम लोग बता ही रहे हैं, पोर्टफोलियो में है क्या क्या वो आप जान लीजिए। पराग पर एक लार्ज कैप है यहाँ पर 7,000 की सिप चल रही है, एडलवाइज मिड कैप 7,000 की सिप है, बंधन बैंक स्मॉल कैप है 5,000 की सिप है, निपॉन 500 मोमेंटम 50 5,000 की सिप है, यूटीआई 500 वैल्यू 50 5,000 की सिप चल रही है। सर 29,000 रुपये महीने की 5 सिप है सर, 20 साल तक निवेश करना चाह रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको फंड? देखिए ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा है इनका, मिड कैप स्मॉल कैप, एक वैल्यू फंड ले लिया। वैल्यू एक तरह से देखा जाएगा तो 2 स्ट्रैटेजीज हो गई इनकी, एक पारंपरिक भी दे आल्सो फॉलो द वैल्यू थीम। तो इन्होंने बहुत एग्रेसिव फंड नहीं है इनका, मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव नहीं है। बट इफ आई वर टू मेक एनी चेंज तो आई विल से कि निपॉन मोमेंटम की जगह पे आप निपॉन का मल्टी कैप फंड ले लीजिए। ठीक है, तो सर की तरफ से जो है ये राय निकल के आ रही है। एक और हमारे दर्शक है फार्मिंग लवर के नाम से, मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं, 10 साल के लिए कहाँ निवेश करूं? सर किन फंड्स के लिए बेहतर विकल्प होगा? सर 10 साल का टाइम होरिजन लेके चल रहे हैं सर। हर्ष भाई अगेन इनको मैं ये बोलूंगा कि स्टिक टू बेसिक्स, बहुत ज्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर डाइवर्सिफाई करना तो आप 2 स्ट्रेटजीज में कर लीजिए, एक मल्टी कैप एक फ्लेक्सी कैप। तो एक कोई हाफ मनी ही कैन पुट इनटू अ फ्लेक्सी कैप, हाफ ही कैन पुट इनटू मल्टी कैप फंड। उससे होगा क्या, इनको लार्ज कैप स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिलेगा, मिड का भी मिलेगा, स्मॉल का भी मिलेगा, और कब कब किस मार्केट कैप में अपॉर्चुनिटी है वो फंड मैनेजर देख लेंगे, वो उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो इनको फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ही कैन डू हिज वर्क पीसफुली रादर देन इसमें टेंशन लेके कि स्मॉल कैप ले लिया, फिर बीच में कभी स्मॉल कैप का पीरियड खराब हुआ तो मैं लार्ज कैप ले लेता था, लेकिन कभी लार्ज कैप लिया तो वो खराब हो गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है हर्ष भाई, अगर 2 मिनट आप देंगे मेरे को। प्लीज सर बताइए ना। देखिए 2005 से लेके 2025 का 20 साल का टाइम होराइजन देखें तो 2005 में स्मॉल कैप वाज द विनर, लेकिन 2006 में लार्ज कैप वाज द विनर, फिर 2007 में स्मॉल कैप वाज द विनर, 2008 में लार्ज कैप वाज द विनर इन अ सेंस कि वो कम गिरा जब 2008 की मंदी आई। बट 2009 और 10 में मिड कैप वर द विनर, वो सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मर थे। फिर अगेन 2011 में जब बाजार गिरा तो लार्ज कैप ने आउट परफॉर्म किया क्योंकि वो कम गिरा, लेकिन 2012 में मिड कैप। तो आप देखें कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप। तो आइडिया ये है कि बाजार कभी भी ऐसा नहीं होता कि अब जैसे हमने पिछले 1-2 साल से देख रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप ने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो हम लार्ज कैप को राइट ऑफ कर दें। आप 20 साल की हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो आपको लगभग ये दिखेगा कि काफी साल ऐसे भी थे जब लार्ज कैप आउट परफॉर्म करता है, चाहे वो गिरावट के हिसाब से या आप रिटर्न के हिसाब से भी हो। तो इसलिए पोर्टफोलियो में तीनों मार्केट कैप का होना जरूरी है। अब आइडिया क्या है कि आप या तो खुद से एक लार्ज कैप ले लीजिए, एक मिड कैप ले लीजिए, एक स्मॉल कैप ले लीजिए और उसको मॉनिटर करते रहिए, या दूसरा एक बेस्ट तरीका क्या है, आप एक फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, एक मल्टी कैप ले लीजिए और आप छोड़ दीजिए फंड मैनेजर के ऊपर, लेट हिम मैनेज द फंड। तो वो बेहतर तरीका है कि आप ये 2 स्ट्रैटेजीज ले लें। ये देखिए यही सर आपके साथ जो है शो करने का मज़ा है, एकदम आंकड़े जो है आप सामने रख देते हैं और उससे पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाती है सर। अब हम लोग एक बार जान लेते हैं भाई जनता का मूड कैसा है, हमारे जो दर्शक हैं जो हैं वो किस तरीके से हमारे पोल को देख रहे हैं। तो एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्या उनको पसंद आ रहा है। देखिए अभी निवेश के लिए कौन सा फंड सही, तो पोल जो है वो फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फिर पता नहीं। तो इसको लेकर जो है हम लोगों ने पोल किया था और लगातार अपडेट्स जो है इसको लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो हम लोग जो है आपके साथ जो है जानकारी के तौर पर जो है रख रहे हैं यहाँ पर। आप सर एक सवाल मेरा और रहेगा यहाँ पर, आप अगर हमारे दर्शकों को समझा सकें यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने जो है बहुत सारे जो दर्शक है ये भी यहाँ पर ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करते हैं अपना एलोकेशन स्मॉल कैप में, कुछ जो एग्रेसिव होते हैं वो ज़्यादा भर देते हैं यहाँ पे। मिड कैप को लेकर एक क्लैरिटी मैंने बहुत सारे फोलियो में देखा, आप हालांकि बेहतर बता पाएंगे, मिड कैप से ज़्यादा वो स्मॉल कैप पर विश्वास करते हैं सर। और अभी आप जो आंकड़े भी बता रहे थे कि साल दर साल के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें जो है रिटर्न के हिसाब से देखने को मिली हैं। आपका हिसाब से जो एलोकेशन होना चाहिए सर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो किस हिसाब से होना चाहिए, और क्या हम लोग क्या इसमें जो बिजनेस साइकिल फंड्स होते हैं वहाँ पर भी फोकस करना चाहिए क्या सर इस लिहाज से? देखिए आज भाई एक तो एलोकेशन किस हिसाब से होनी चाहिए वो एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता इसका, बिकॉज हर एक इन्वेस्टर की अपनी एक रिस्क एपिटाइट है और उनकी अपनी एक फैमिली बैकग्राउंड है, उनका अपना एक जो कैश फ्लोज है, जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं
उसका है, फिर उनके गोल्स क्या है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। तो हो सकता है मेरे प्रोफाइल में मेरे पास उतनी बैंडविड्थ नहीं हो कि मैं बहुत हाई रिस्क ले पाऊँ, तो मेरी एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप या लार्ज कैप में ज़्यादा होगी, मिड कैप में थोड़ी कम होगी और स्मॉल में बिल्कुल कम होगी। तो मैं हो सकता हूँ मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, उसकी कैटेगरी में आता हूँ। लेकिन कोई एक निवेशक होंगे जो मॉडरेट होंगे, उनको थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, टाइम होराइजन भी लंबा है और बहुत ज़्यादा कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो वो हो सकता है लार्ज कैप को थोड़ा कम करके मिड कैप का एक्सपोजर काफ़ी हद तक रखे और स्मॉल कैप का थोड़ा एक्सपोजर ले लें। सो लेट्स से अगर 30% लार्ज कैप, 40% मिड कैप, 30% लार्ज कैप स्मॉल कैप, तो ये मॉडरेटली अग्रेसिव हो गए। एक हो सकते हैं बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर कि उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, भाई घर नहीं बनाना है, गाड़ी नहीं बनाना है, सेकंड थर्ड जनरेशन है अपनी फैमिली की और लाइबिलिटीज कुछ है नहीं और हाई रिस्क ले सकते हैं, तो वहां हो सकता है कि मतलब वो लार्ज कैप खाली 20% रख लें, 40% 50% जो है वो 40% मिड कैप रख लें और रिमेनिंग 40% जो है स्मॉल कैप रख लें। बट एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि आज आप अग्रेसिव हो सकते हैं, आप हो सकता है 25 साल के निवेशक हो या 30 साल के हो तो आप अग्रेसिव बेट ले ली, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप अपने गोल के आसपास पहुंच रहे हैं तो आप वैसे 25 साल वाले एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं रहेंगे, उस समय आपका एक पोर्टफोलियो बन गया होगा, उसको बचाना भी जरूरी है। तो वो गोल से पहले मान लीजिए 15 साल का आपका गोल है, तो 12वें साल 13वें साल आके आपको वो जो अपने पोर्टफोलियो का जो बीटा है या रिस्क है उसको कम करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको बैलेंस एडवांटेज, हाइब्रिड फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड, मल्टी एसेट फंड, इस तरह की कैटेगरी शिफ्ट करना पड़ेगा। जी सर, ठीक है सर, आपने पूरे तरीके से मुझे लग रहा है क्लैरिटी दे दी और हमने ज़्यादातर जो है सवाल भी कवर कर लिए अपने दर्शकों के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए और अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करने के लिए सर। एक दूसरे से सीखते हैं हर्ष भाई। अरे सर, ये तो आपको बड़प्पन है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो थे आप विकास सर को सुन रहे थे यहाँ पर। अब देखिए पूरी बात का लबलोवाब क्या, निष्कर्ष क्या है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन हर म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो सही नहीं होती। सेबी की रिपोर्ट हमें ये समझाती है कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी नहीं है, सही कैटेगरी, सही स्कीम, सही जोखिम और सही समय पर समीक्षा भी ज़रूरी है। नेगेटिव रिटर्न देखकर घबराएं या फिर घबराकर एग्जिट करना जो है वो सही फैसला नहीं हो सकता और लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद निवेश बनाए रखना ये भी समझदारी नहीं हो सकता। अब जाते जाते देखिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं। रात 9 बजे आपके लिए क्या एक खास निकल के आया, कर्ज 19%, जमा सिर्फ 10%। SBI में क्या हो रहा है इसके बारे में आप जानिए। यहाँ पे SBI के नतीजे आए, यहाँ पर किस तरीके से उसको डिकोड किया जा रहा है शुभम सर आपको समझाएंगे। यहाँ पे समझिए, बारीकी से विश्लेषण लीजिए और फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।